में। किशनगंज को बर्बाद किसने किया सर? जिसने राज किया, किस पार्टी को? जिसने राज किया, चाहे कोई भी पार्टी हो, जिसने अब तक राज किया है, किशनगंज पीछे होने का कारण वही लोग जिम्मेदार हैं। आप दिखाइए हमारे सीमांचल से, किशनगंज से, बिहार में कितने नौजवानों को टिकट देने का कोई भी पार्टी हो काम किया है। सब तो वही, पैसा है तो आपको टिकट मिलेगा, पैसा नहीं है तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। के ही समय ऑफर दे दिया जा रहा था मुझे बैठने के लिए, हाँ एकदम मोटी रकम दिया जा रहा था, बैठ जाओ, फील करना छोड़ दो, घूमना छोड़ दो। तो भाई मेरा वो काम नहीं है ना। फिर और भी बहुत सारे चीज़ आए जिसमें ऑफर आए राजनीतिक में, तो मैं उस चीज़ पे लालच पे नहीं गया। मैं सच के साथ और लोगों के लिए खड़ा हूँ और मुझे खरीदने वाला कोई नहीं है। एक टाइम था जो आपको MIM को RSS और बैंड करने वाली पार्टी बताया जा रहा था, आज उसी पार्टी का दामन जाके थामे हैं। वो उनकी निजी राय है कि हमारे किशनगंज जिला में आज एक AMU खंडर पड़ा हुआ है, लेकिन उसके लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं। क्या AMU फंड नहीं आना चाहिए? बिल्कुल सीखते हैं भाई, असदुद्दीन ओवैसी से कुछ सीखते हैं, एकदम सीखते हैं, स्टडी करते, देखते हैं उनके वीडियो, बहुत अच्छा लगता है। वो बोलते जो है ना भाई, आप देखेंगे कि संविधान के दायरे में रह करके जो बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के लिए, मुल्क के लिए, वो बहुत उम्दा बात रखते हैं हमेशा और अच्छे लीडर हैं ना। धमकियां बहुत आए, इलेक्शन के टाइम में आए, इलेक्शन के बाद भी आए, अभी भी आ रहे हैं कि इस कानों से उस कानों से फोन के बहुत तरीके से धमकियां आ रहे हैं। लेकिन मैं उन सब से डरा नहीं, ना ही डरूंगा, क्योंकि मैं सिपाही ही पप्पू यादव का रहा है, जो सच के साथ और ईमानदारी के साथ मजबूती से निडर के साथ राजनीतिक करता हूं। जिस दिन अल्लाह मौत लिखा है तो उस दिन जाना है, और उस दिन के अलावा कोई माय का लाल कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी लगनशील के साथ, लोगों की दुआएं हमारे साथ है, मजबूती के साथ खड़ा है। मैं कहा कि गलत कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे कोई भी विभाग हो, जो गलत एकदम 8-8 धाराएं लगाए मेरे ऊपर। मैं सच के साथ तब ना खड़ा हूं। मैं तो कहा कि मैं 11,000 रुपया लेकर नॉमिनेशन किया था, लेकिन जो उस वक्त मुझे साथ दिया, माँ बाप से भी ज्यादा हमारे दोस्त लोग मुझे उस टाइम साथ दिए। माँ बाप भी डांट पड़ता था, माँ बाप भी डांटते थे चुनाव मत लड़ो, सुनना तो बहुत पड़ता था, डांट भी पड़ता था, कभी कभी मार भी पड़ता था। ऐसा नहीं है, हम जन जन तक पहुंचकर ये आवाज दे रहे हैं कि इम्तियाज नसर आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। और आप देखेंगे कि गरीब मजलूम लोगों का ना पदाधिकारी सुनता है, ना पुलिस प्रशासन सुनता है, ना आपको ब्लॉक में सुनता है। देखिए मैं तो आपको ये कह रहा हूँ सर, पैसा से इम्तियाज नसर का जमीर कभी खरीद नहीं सकता है, ना मैं बिकने वालों में हूँ। कि बहुत सारे ऐसे ऑफर आए और चले गए, अब तक ये छोटी सी उम्र में ऑफर आए थे, ऑफर बहुत सारे आए और चले गए, समझे। मारवाड़ी कॉलेज से एक बहुत बड़ी पहचान मिला है, और छात्र राजनीतिक में ये से ही हमारे जो है एक पहचान बहुत बड़े तबके से छात्र राजनीतिक से ही मुझे मिला है। अगर जब आप काबिलियत बन जाएंगे, आपके अंदर काबिलियत होगा, आप उस मकाम तक पहुंच जाएंगे, तो फिर सैकड़ों लाइन लगने वाली खड़ी हो जाएगी। नगर परिषद में चुनाव लड़कर जीत के दहलील तक पहुंचे, लेकिन नसीब शायद किस्मत ख़राब थी हमारे काउंटिंग कंप्लीट होने के बाद मुझे जीत करार दिया गया, जो इलेक्शन कमीशन थे यहाँ के, और बाज़ाब्ता घोषणा भी हुआ था। लेकिन फिर 2 से ढाई घंटा के बाद अचानक सा 37 वोट से मुझे हार कर दिया गया। देखिए हम जैसे नौजवानों को टिकट देने वाले हैं कौन? अगर हमारे पास करोड़ों रुपया नहीं है सर, जो मैं पार्टी, जिस भी पार्टी में आप जाएंगे आपको टिकट पैसे से लेना होगा, तो 50 लाख 1 करोड़ रुपया चाहिए जिसके लिए टिकट आपको मिलेगा। हमारे पास वो पैसे है नहीं भाई। अगर मेरी लगन, मेरी मेहनत जिस तरीके से हम कर रहे हैं, किसी भी पार्टी को अगर समझ में आएगा, तो मुझे अगर जो भी पार्टी टिकट देंगे तो मैं स्वीकार करके लड़ने के लिए तैयार हूं। मतलब ये है कि जितना भी पार्टियां हैं वो सभी टिकट बेचते हैं, इसका मतलब कि वो बिजनेस करते हैं भाई। आप उसको जो कहें, नीचे से लेकर ऊपर तक सारे खाने जो है आपको सेटिंग से ही सारा चीज है, तो हम लोगों का उतनी बड़ी सेटिंग नहीं है जो हम इतना रुपया फेंक करके लाएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप केडीपी लाइव देख रहे हैं। केडीपी लाइव के इतिहास में पहली बार हम लोग इस एपिसोड को, एक नई एपिसोड को लेकर के आए हैं, जिसका नाम है सच की बात केडीपी के साथ। जी हाँ, केडीपी लाइव में पहला पॉडकास्ट शुरू हुआ है जिसका नाम है सच की बात केडीपी के साथ। और ये सच की बात केडीपी लाइव के साथ हम लोग अलग अलग तरह के मेहमानों को इनवाइट करेंगे, यहाँ पर आएंगे और आप लोगों से रूबरू कराएंगे। इम्तियाज नसर जी आज पहला मेहमान है हम लोगों का, और इनसे हम विभिन्न तरह के सवाल करेंगे।
ये पॉडकास्ट में सिर्फ एक मुद्दों पर बात नहीं की जाती है, विभिन्न मुद्दों पर बात की जाती है। इनकी जीवनी से जुड़ी हुई और इनके राजनीतिक सफर से जुड़ी हुई, इनके आने वाले भविष्य से जुड़ी हुई सवाल किया जाएगा। तो सबसे पहले सवाल इम्तियाज नसर से हम करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि उनका जीवनी कैसा रहा। सबसे पहले इम्तियाज नसर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे केडीबी लाइव में और सच की बात केडीबी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों भाई का। और हमारे किशनगंज और सीमांचल में पॉडकास्ट शायद पहली दफ़ा आप लोगों ने शुरुआत किया है। मैं दोनों भाई को मुबारकबाद पेश करता हूं और तमाम अवामों को मैं दिल के गहराइयों से सलाम पेश करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। इम्तियाज नसर जी, सबसे पहले आप अपना जीवनी के बारे में बताइए। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका जीवनी के बारे में थोड़ा। देखिए, मैं किशनगंज नगर परिषद वार्ड नंबर 34 मझिया से बिलोंग करता हूं और एक साधारण सा फैमिली, किसान का फैमिली में जन्मा ये बेटा और आज शुरुआती दौर तक और अभी मौजूद हूँ। ये मझिया जो बात कर रहे हैं, ये मझिया किशनगंज नगर परिषद में पड़ता है? जी, मझिया बिल्कुल किशनगंज नगर परिषद क्षेत्र में आता है और बंगाल बॉर्डर से सटे हुए हम लोग हैं। सबसे लास्ट वार्ड हम लोग का है मझिया और बंगाल सीमा से जस्ट सटा हुआ हमारे। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वो इलाका कैसा है? डेवलप इलाका है या फिर गरीबी है इलाके में? नहीं, हालांकि कहा जाए तो नगर परिषद में रह करके हम लोग हालांकि म्यूनसिपैलिटी में हैं, लेकिन आप हमारे वार्ड जाएंगे तो आपको म्यूनसिपैलिटी और नगर परिषद का फील नहीं नज़र आएगा, बल्कि एक गांव की तरह एक फील आएगा और डेवलप की बहुत ज़रूरत है। नगर परिषद में जिस चीज़ की सुविधा मिलती है सरकार, नहीं कुछ नहीं, नगर बहुत ही लापरवाही है। लापरवाही के साथ जो जितने भी नेता अब तक रहे हैं, लगभग मझिया अपने वार्ड के बारे में कभी सोचा नहीं है सही से। और इसी तरीके से एजुकेशन की भी कमी है क्योंकि कोई हाई स्कूल नहीं है हमारा और सिर्फ मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल है और अक्सर लोग किसान अपना मजदूरी ही करते हैं और उसी चीज़ को लेकर के मैं जगाने के लिए और इलाके को और पूरे इलाके को डेवलप के लिए मैं मझिया जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, मझिया से कोई ऐसा व्यक्ति उभरा है आगे चल करके आप जैसे कि आए हैं, इस तरह कोई ऐसा है? देखिए, जो पॉलिटिक्स में है, मुकाम सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, अलग अलग जगह पर जहाँ भी हो अच्छा मुकाम हासिल किया हो। देखिए, हालांकि लोग तो बहुत अच्छे हैं लेकिन है कि डेवलप हुआ नहीं है कभी और अवेयरनेस लोगों के अंदर ज़्यादा है नहीं और वही अभी एजुकेशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है तो लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आ रहा है। आप सोच रहे हैं कि मझिया डेवलप की ओर निकल चुके हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत अच्छा डेवलप होगा क्योंकि हमारे वहाँ लोग मजदूर और किसान और पढ़ाई में थोड़ा सा पीछे थे, लेकिन उस चीज़ को हम लोग बदलने का कोशिश कर रहे हैं और उस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं। उम्मीद है कि मझिया से अच्छे लोग आगे बढ़ेंगे और हमारे वार्ड से भी अच्छे पायदान पे लोग पहुँचेंगे। आप जैसे युवा इस इलाके से बाहर जब निकलते हैं तो दुनिया में जो चीज़ देख रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं कि आखिर हमारे इलाके में इस तरह की चीज़ क्यों नहीं है? देखिए, सबसे पहले सर, जब मैं अपना गांव में रहता था और गांव क्या शहर ही है, गांव तो बोल नहीं सकते हैं, नगर परिषद, लेकिन जगह ऐसा है कि आपको गांव का ही फील देगा हमेशा। और बहुत कोशिश किया मैं बचपन से ही अवेयरनेस का, जगह जगह पे एक नौजवानों को, युवाओं को अक्सर मैं बताया करता था, अपने दोस्त यारों को, अपने बचपन के जो भी साथी थे, मैं हमेशा कहा भाई आगे बढ़ो, दुनिया को देखना है, दुनिया किस तरीके से चल रही है, इलाके को बदलना है, अपने दौर को छोड़ना है, आगे की ओर जाना है। तो मैं हमेशा लोगों को बोलते रहा, जहाँ मुझसे हो सका मैं पिछले वक्त करते रहा और अब जो है और मजबूती से इंशाल्लाह लगे हुए हैं। कहा जाता है कि आप जिस गांव में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, अगर वो इलाका पूरा इलाका गरीब है, अगर उसी इलाके में आप जीवन यापन करते हैं तो आपको गरीबी का एहसास नहीं होता है। तो ऐसे में आप जिस इलाके से आते हैं तो आपको क्या लगता है कि इस इलाके को आप किस तरह से बदलाव? सर, गरीब हैं, किसान हैं, लेकिन सुकून है, मोहब्बत है, भाईचारा है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तालीमी मैदान में मझिया से अच्छे पायदान में लोग जा रहे हैं, बहुत सारे शिक्षक बन रहे हैं और हमारे खास करके बहनें जो है वो एजुकेशन के लिए बाहर जा रही है और डॉक्टर के लिए जा रही है, इंजीनियर के लिए जा रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अवेयरनेस
ऑलरेडी आ रहे हैं, बहुत तेजी से जा रहे आप हैं। अपने फैमिली के बारे में बताइए कि आपका जो भी फैमिली, मैं तो कहा मैं एक किसान का बेटा हूँ, और हमारे फैमिली खानदान में कोई पॉलिटिक्स नहीं है। पिताजी हैं? नहीं, पिताजी भी नहीं। कब? पिताजी एक मदरसे के टीचर थे। अच्छा। और अभी किसान का बेटा है, किसान है। अच्छा, आप भाई बहन में आप किस नंबर पे हैं? छोटे बड़े मजल के कितने में? नहीं, हम सारे भाई बहनों से सबसे छोटे हैं। जैसे आपने कहा कि मतलब आप एक फैमिली बैकग्राउंड आपका बताया कि किसान के बेटे हैं आप, किसान मतलब किसान से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपका एजुकेशन मतलब कहा जाए तो कहाँ पे हुई है, और एजुकेशन कहाँ तक किए हैं आप? पढ़ाई आपकी कहाँ तक हुई है? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम कोई कॉन्वेंट या कोई प्राइवेट स्कूल से मैं कभी नहीं पढ़ा हूँ। मैं मदरसा में पढ़ रहा था, मदरसा में पढ़ा हूँ। उसके बाद हमारी स्कूलिंग जो है सरकारी स्कूलों में हुआ है। अपने मझिया में ही मिडिल क्लास 8 क्लास तक मैंने मझिया से ही किया, मिडिल स्कूल से। और उसके बाद मैं इंटर हाई स्कूल से, किशनगंज इंटर हाई स्कूल से मैं 9th 10th 11th 12th किया। उसके बाद फिर मैं 12 करने के बाद फिर हम सिलीगुड़ी के लिए निकल गए। पैरामेडिकल का कोर्स किए, DMLT करने के बाद जो है मारवाड़ी कॉलेज से मैं BSc से ग्रेजुएट किया हूँ, और PG का लास्ट ईयर है। और अब तक का सफ़र यही है पढ़ाई तो में। पढ़ाई लिखाई आपका स्टॉप हो गया है या फिर अभी? नहीं, मतलब PG का लास्ट ईयर में हूँ। PG का लास्ट ईयर में पढ़ाई जारी है। हाँ। इम्तियाज नसर जी, आपने कहा एक बात कि मतलब किसान के बेटे हैं, और आप जिस क्षेत्र से हैं वहाँ पे मतलब उतना डेवलप नहीं है, फिर भी इम्तियाज नसर एक किसान का बेटे होते हुए भी अभी आपका पढ़ाई लिखाई कंप्लीट नहीं हुआ, फिर राजनीतिक में पूर्ण तौर से आप उतर गए। देखिए, इसी चीज़ को तो बदलना है ना। लोग ये सोच के बैठ जाते हैं, हमारे नौजवान भाई और हमारे किसान जो गरीब तबके के, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, कि करने से पहले सोच लेते हैं बहुत चीज़, कि मैं इस चीज़ को, मैं अगर बड़े मकाम तक मुझे पहुंचना है, ऊंचाई तक पहुंचना है, तो मुझे पहाड़ चट्टान नहीं देखना है, उसका सामना करना, उसको चढ़ना है। और आप जब तक पैर नहीं रखेंगे तब तक आपका सफ़र समझ नहीं आएगा कि मैं इसको पार कर सकता हूं कि नहीं। तो मैं शुरुआत ही दौर से मैं एक अलग मिजाज से, अलग सोच लेके मैं चल रहा था कि मुझे भाई कुछ करना है, और इलाके को लेकर के और अपना अवेयरनेस को लेकर के मैं शुरुआत ही दौर से, मैं बचपन से ही, अब अल्लाह बेहतर जाने, बेहतर सोच लेकर के चला। और मैं सफ़र, अब तक का जो सफ़र है हमारा, मैं एकदम बोले तो मैं कि शुरुआत ही से मैं एजुकेशन कभी प्राइवेट स्कूल से लिया नहीं, मैं सारे सरकारी स्कूल से। शुरुआत में जब आप राजनीति में आए तो कोई इंस्पिरेशन रहा होगा जिसको देख करके आपको लगा कि राजनीति में आना है, या फिर जब आप राजनीति में आए तो किस चीज़ को देख करके राजनीति में आए? ये देख करके राजनीति में चकाचौंध ज़्यादा है, या फिर किसी चीज़ से इंस्पायर होकर के आए कि नहीं हम राजनीति में आते हैं तो हमको ये चीज़ बदलना है? देखिए, आया तो मजबूरी में था, लेकिन अब मज़ा आने लगा है। मजबूरी में आया था तो मजबूरी में, लेकिन अब मज़ा आने लगा है। जैसे मजबूरी जैसे देखिए कि इलाके को लेकर के, और हमारे वार्ड नंबर 34 में लगभग 10,000 की आबादी है, जिसमें कोई एक भी हाई स्कूल नहीं है, और लोगों के अंदर पढ़ाई को लेकर के अवेयरनेस था नहीं, लोगों को बताने का कोशिश किया जा रहा था। तो मैं सोचा कि इस इलाके में एक ऐसी चीज़ करके दिखाना है कि ताकि लोगों को पता चल जाए कि एक सामान्य घर का लड़का, मैं भी उसी घर से हूँ, आप भी उसी घर से, आप भी उसी घर से हैं, सामान्य घर का लड़का अगर उठ के कुछ कर सकता है, कुछ आगे मजबूती से बढ़ सकता है, तो फिर हमको देखते हुए तो हमारे भाई लोग आगे बढ़ेंगे ना। तो ये मेरे जुनून था कि मैं अगर आगे बढ़ूंगा तो हमारे साथ हमारे कारवा बढ़ेंगे, और लोग कम से कम देखने से समाज में ये समझ में आएगा कि एक सामान्य घर का, एक किसान का बेटा भी आगे चल के बहुत कुछ कर सकता है अगर मेहनत और लगन हो। आपने कहा कि मतलब मजबूरी में आए थे, लेकिन मजा लगने लगा। मजा कौन सी है? मजा ये कि भाई लोगों को जो बदलाव जो आ रहा है, लोगों के अंदर जो अवेयरनेस है बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना। जिस सोच के मैं आया था, मुझे नहीं लग रहा था, मैं उस सोच नहीं पा रहा था कि मैं इतना कुछ कर पाऊंगा। मैं ये सोच के नहीं आया था, लेकिन सोचा था कि कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे। इसके अलावा, राजनीति के अलावा और कुछ सोचे थे कि नहीं हमको और दूसरे? देख, मैं तो बोला तो पैरामेडिकल लैब टेक्नीशियन करके मेरा जॉब भी था। मैं ठाकुरगंज सदर अस्पताल में मैं कुछ दिनों तक, यानी 1 महीना के अंदर ही, लगभग 1 महीना से कम ही मैंने किया वहाँ पे। और उसके बाद फिर हम उस चीज़ को छोड़ करके फिर हम राजनीतिक रुख लिए,
और क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स बचपन से एक लीडरशिप का शौक था, एक अच्छा लीडरशिप का। आप कितने साल की उम्र में राजनीति में आए? अभी सुनने में आया कि आप 25 साल के हुए फरवरी महीने में। तो आप कब राजनीति में आए, कितने साल? देखिए, जब मैं बोले तो 9-10 में ही था, तो थोड़ा सा पढ़ने में ज़्यादा तेज़ नहीं था, लेकिन और चीज़ों में बहुत ज़्यादा तेज़ था। जैसे जैसे आप एक होता है ना लीडरशिप में, एक थोड़ा घूमना फिरना और दोस्तों के साथ जाना, इधर उधर चले ना, घर में बिना बताए हुए कहीं चले जाना, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा। ऑफिशियली आप कब राजनीति में आए? ऑफिशियली नहीं, हमको चुनाव लड़ना है हमको। ऑफिशियली मैं 2016 के लास्ट में, 17 में मैं शुरुआत में ही हम घुस गए थे जी, राजेश रंजन पप्पू यादव जी के पार्टी से। अच्छा। अपने वार्ड के वार्ड अध्यक्ष बने थे। अच्छा जी। और तो नित्या जी, इतने कम उम्र में जब आप राजनीतिक में आए तो घर का कोई दबाव नहीं रहा कि पढ़ाई करने के? एकदम दबाव रहा भाई, किसान के बेटे हैं। एकदम दबाव रहा। अम्मी पापा तो बहुत ज़्यादा ही डांट पड़ा मैं जब जॉब छोड़ा था, कि क्योंकि हमारे इलाके में एक जॉब का बहुत बड़ा महत्व है, कि आप एक नौकरी अगर कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, बहुत उसका महत्व है। लेकिन मैं जब जॉब छोड़ा था, मैं 15 दिन घर नहीं गया था। 15 दिन घर नहीं गया था, डांट से। अम्मी पापा भाई का एक अलग सा जॉब छोड़ने के बाद लोगों को पता चला कि जॉब छोड़ दी? हाँ। कब पता चला? जब छोड़ने के बोले तो 10-15 दिन के बाद जब पता चला कि मैं, क्या रिएक्शन था परिवार का? बहुत गंदा रिएक्शन था भाई, जाहिर सी बात है होगा। बहुत मुश्किल से डांटा तो जरूर होगा। बिल्कुल वो नहीं था, लेकिन डांट उठ पड़ा था बहुत ज्यादा ही। अच्छा। लेकिन घर में हमेशा कोऑपरेट रहा है, माँ बाप का, भाई बहन का बहुत ज्यादा कोऑपरेट आपने रहा। कहा कि 15-16 में हम राजनीति में आ गए, तो उस वक्त जाहिर सी बात है, आप अगर 25 से के होंगे तो उस वक्त 15 के होंगे। तो बिल्कुल। अच्छा, 15 साल की उम्र में आप राजनीति में हैं, और उस साल की उम्र के लड़के जानते हैं कि आपकी उस साल की उम्र के लड़के ज़्यादातर किस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं? फ़ोन पर बातें करना, लड़कियों से बातें करना। हाँ, वो हर किसी के अंदर फीलिंग होती है वो चीज़। आप फिर मतलब कि आपका भी रहा है, या फिर आप देखिए, मेरा मकसद हमेशा, फिरदौस जी का यही कहना है, खुल के यही कह रहे हैं कि लव अफेयर में आप थे या नहीं? भाई हो ही जाता है, हो ही जाता है, ऐसा नहीं है कि वो उस पे ज्यादा हम नहीं जाएंगे। अच्छा, हो जाता तो गर्लफ्रेंड जरूर होंगे। अब छोड़िए, उस पे हम ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें खुल के जी अभी के बारे में नहीं बोल रहे, 2015 के बारे में बोल रहे हैं कि 2015 में अगर आपकी गर्लफ्रेंड थी, तो राजनीति में आने से पहले या फिर उसके बाद आप गर्लफ्रेंड बनाए थे? नहीं, अभी है या नहीं, उस पर हम सवाल नहीं करेंगे, उस वक्त के बारे में बात। देखिए, हमारा मकसद हमेशा रहा है कि इन चीज़ों से बचकर एक सही रास्ते पे चलना। और मेरा सोच, और बहुत बड़ा सोच लेकर निकले थे, क्योंकि इन सारी चीज़ों में अगर ज़्यादा पढ़ते तो हो सकता था कि मेरा कैरियर पे कहीं दिक्कत आ जाता। तो मैं इस सारा चीज़ को दरकिनार करते हुए मैं मजबूती रूप से और सच के साथ मैं लोगों से, लीडरशिप के लिए युवाओं के बीच, लोगों के बीच मैं अक्सर जाते रहता था, और पढ़ाई पे फोकस था। और दूसरा, समाज में जितना छोटी बड़ी काम मुझे समझ में आता था उस टाइम हम करते थे। तो अभी उस चीज़ में है कि निकल गए पूरी तरीके से? नहीं, मैं बिल्कुल अभी स्वतंत्र होकर लोगों की खिदमत में हूँ। चलिए, एक सवाल है, ये सीरियस सवाल है, क्योंकि उस उम्र के लड़के जो लड़कियों के चक्कर में, गर्लफ्रेंड के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे आप जीवन के बारे में? जीवन यहाँ तक सीमित है, या फिर जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये चीज, इसको अवॉइड करना पड़ेगा? सभी भाइयों से, सभी बहनों से मैं कहूँगा कि भाई, सबसे पहले अपना कैरियर, अपना मकसद, अपना एम जो है आपका, उस टारगेट को आप पूरा करेंगे। अगर जब आप काबिलियत बन जाएंगे, आपके अंदर काबिलियत होगा, आप उस मकाम तक पहुंच जाएंगे, तो फिर सैकड़ों लाइन लगने वाली खड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए कैरियर देखना है, और मकसद को, टारगेट को पूरा करना है। और जो भी लक्ष्य में आप हैं, चाहे किसी भी फील्ड में आप हैं, अपने मकसद, अपने टारगेट को 100% फोकस करना होगा उस चीज़ को। क्योंकि आप, वो उम्र ही ऐसा होता है, जैसे फिसलने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिलता है, बिल्कुल, लेकिन संभलना आपको है, खुद को संवारना आपको है, खुद को निखारना आपको है। आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। इसलिए मैं कहूँगा सारे भाई बहनों से कि अपने टारगेट पूरा कीजिए, फिर लड़का हो या लड़की, लाइन में तो खड़े हो जाएंगे। ये युवाओं को बहुत बड़ा मैसेज है, और आज के दौर में बहुत ज़रूरी है
क्योंकि हमारे युवा आजकल जिस कदर जो है उस फील्ड में जा रहे हैं, ये सिर्फ बर्बादी है, इसके अलावा कुछ नहीं। कहते हैं कि बस ट्रेन और लड़की, इनके पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। आप अपना गोल पर फोकस कीजिए जीवन में सफल होने के लिए। अगर आप सफल हो जाते हैं, आपको भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके पीछे भागेगी। जी फिरदौस जी, आपने बहुत अच्छी बात बताया और इम्तियाज जी ने जो कहा सही बात है कि अगर आप अपना एम पे फोकस करते हैं, अगर आप कुछ अच्छा कर जाते हैं तो लड़कियों की कमी नहीं होगी और इंशाल्लाह आपको अच्छी लड़की मिल ही जाएगी। बात तो सही है, हमारे फिरदौस जी भी जान सकते हैं ये बात। बिल्कुल। तो इम्तियाज जी आप ये बताइए, बस बात तो आपका जीवनी की बात हो गई, अब राजनीतिक मुद्दे पे बात करते हैं। आप राजनीतिक में सबसे पहला चुनाव कब लड़े? मैं देखिए 2022 में सबसे पहला चुनाव, जो कि मैं खुद कैंडिडेट था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से सीट रिजर्व होने के कारण मुझे अपना कैंडिडेट उतारना पड़ा और मैं प्रतिनिधि के रूप में लोगों के बीच जन जन तक जाकर अपनी आवाज़ और इम्तियाज़ नसर का नाम पे, इम्तियाज़ नसर का फेस में सिर्फ चुनाव लड़ा गया और मैं अपने दम पर नगर परिषद में चुनाव लड़कर जीत के दहलील तक पहुँचे। लेकिन नसीब, शायद किस्मत ख़राब थी हमारी, या फिर नसीब में अल्लाह की कुछ मसलियत होंगे जिसके कारण मुझे जीत के भी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन लोगों का प्यार, लोगों का मोहब्बत, लोगों का दुआएं हमारे साथ शुरू से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रहा। अच्छा, आपको तो जीत भी दिला दी गई थी। बिल्कुल, आपको जीत दिला दिया गया, लेकिन फिर भी जीतने के बाद जो भी माला वाला स्वागत, हार उर पहनाया जाता है, मिठाई उठाई, वो सारा चीज़ आप लोग कर लिए थे। फिर बाद में आप लोगों को बताया गया कि नहीं, आपकी जीत नहीं हुई। ये कैसे, क्या हुआ? देखिए, आप दोनों पत्रकार भाई हैं, अगर किशनगंज जिला के हैं तो आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज हुआ होगा उस टाइम का। देखिए, मंजर ये था कि काउंटिंग हॉल में हमारे काउंटिंग कंप्लीट होने के बाद मुझे जीत करार दिया गया, जो इलेक्शन कमीशन थे यहाँ के, और बाज़ाब्ता घोषणा भी हुआ था। लेकिन फिर 2 से ढाई घंटा के बाद अचानक सा 37 वोट से मुझे हार कर दिया गया। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब नसीब में यही चीज़ था हमारा। कितना वोट पड़ा था आपको? देखिए 10,556 वोट आया था और 37 वोट से मैं सिर्फ चुनाव। जब पहले आपको जीत दिला के देते ना, जीत कैसे अनाउंस करके जीत दिलाया था? 2000 से अधिक वोटों से मैं चुनाव जीता था। लेकिन मुझे प्रमाण पत्र नहीं मिला था। घोषणा हुआ था, माइकिंग में घोषणा हुआ था और बोला गया था कि आप बाहर, हमको काउंटिंग हॉल से बाहर भी थे, बाहर भी लेके जाया गया और बोला गया हाँ, जीत का प्रमाण पत्र जो है आपको दिया जाएगा, आपकी तैयारी हो रही है, आप बाहर बैठिए। फिर हम लोग जो है अपना वहीं पे बैठने के बाद फिर 2 से ढाई घंटा के बाद अचानक पता चला कि मुझे 37 वोट से हरा दिया गया। आखिर ये चीज़ हुआ क्यों? पहले आपको जीत दिलाई गई, फिर बाद में आपको फिर कहा कि नहीं, आपकी जीत नहीं हुई है। देखिए भाई, हम यही कहेंगे कि एक गरीब, एक किसान, एक साधारण घर का लड़का मेहनत करके जन जन तक जाकर, माँ बहनों का दुआएं लेकर, बुजुर्गों का दुआओं लेकर, युवाओं का साथ से मैं इस मकाम तक पहुंचा था और जीत के दहलील तक मुझे पहुंचाया गया था। कुछ लोगों की ये मंशा, एक साजिश होती है जो पूंजीपतिवादी है, जो बड़े लोग हैं, क्योंकि राजनीतिक में भी एक गैंग है जो टेक करके रखता है लोग, मतलब एक होता है ना, कब्जा करके रखता है, हाईजैक करके रखता है। तो उन लोगों का मंशा यही रहता है कि कोई भी साधारण परिवार का लड़का पॉलिटिक्स में ना आए, कोई भी साधारण परिवार से उठ करके राजनीतिक में ना आए, ताकि हमारे कुर्सी पर खतरा मंडराने लगे। इसलिए उन लोगों की ये साजिश थी कि एक नौजवान कम उम्र का लड़का चुनाव लड़के इतने यहाँ तक पहुँच गया, खास करके शहर में म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव और अध्यक्ष पद का। तो ये उन लोगों को हजम नहीं हुआ और ये बहुत बड़ी साजिश के तहत हमको जो है मेरे साथ ये किया गया। एक बात आपने कहा कि जैसे आप पप्पू यादव के पार्टी से ज्वाइन किए थे सबसे पहले और उसके बाद आपने चुनाव लड़ा, और नहीं लगता कि सीमांचल में एक कद्दावर नेता पप्पू यादव जी भी हैं, तो फिर आप मतलब आप बोल रहे हैं कि एक नेता आपको साजिश के तौर पे हराते हैं, तो आपके नेता क्या? सर देखिए, हम तो हमारे नेताजी का ही देन है, हमारी शुरुआत राजनीतिक और अब तक मैं नेताजी के ही साथ हूँ।
मैं अभी तक कोई पार्टी नहीं ज्वाइन किया उसके बाद। नेताजी के साथ रहा और नेताजी के साथ आज तक भी हूँ। आगे का नहीं कह सकते हैं, लेकिन नेताजी के साथ पर्सनल रिश्ता हमारा जब तक जिंदा है तब तक हम रहेंगे, और अपने हयात तक हम जब तक हैं नेताजी के साथ रहेंगे। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत एक रिश्ता है हमारा। और हुआ था क्या कि चुनाव के जस्ट पहले ही नेताजी हमारे जेल से निकले थे, और उसके बाद हमारे राब्ता जो है, क्योंकि चुनाव में मैं बहुत व्यस्त था, 1 साल में कंटिन्यू मेहनत में था, 1 साल डेढ़ साल से मैं मेहनत कर रहा था चुनाव में, इलेक्शन में। तो इलेक्शन के दौरान हमसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था, लेकिन उन्होंने भी कोऑपरेट किया, डीएम से भी बात किए थे, हालांकि यहाँ के इलेक्शन कमीशन एसडीएम से भी बात हुई थी, डीएम से भी बात हुई थी, जितने भी पदाधिकारी तो बात किए थे, लेकिन ये ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल का एक गेम था जो हमारे साथ साजिश के तहत रच दिया। अच्छा, आपने कहा कि आप साधारण परिवार से आते हैं, आपका परिवार है वो किसान खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन इलाके में देखा जाता है कि खेती किसानी करने वालों की जो आर्थिक हालात है वो काफ़ी ख़राब होता है। तो आप इलेक्शन लड़े, वो भी नगर चेयरमैन का, तो इतना पैसा कहाँ से आया? सबसे पहली बात ये बताइए कि आप जो नॉमिनेशन किए थे उसमें आपका के हल्फनामे में कितना आप अपना पैसा दर्ज कराए थे, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, कितना अपना प्रॉपर्टी, देखिए हम तो रुके पहले सवाल बढ़िया होने दीजिए। हाँ, उसके कितना संपत्ति उसमें दर्ज कराए थे आप? और दर्ज आपने कहा कि आप साधारण परिवार से आते हैं और आपका फैमिली, आपकी जो फैमिली है वो खेती किसानी करते हैं। तो हमारे इलाके में खेती किसानी करने वालों की जो आर्थिक स्थिति है काफ़ी ख़राब होती है। तो आप जब नॉमिनेशन किए थे, दाखिल किए थे, तो आप अपनी संपत्ति कितना उसमें दर्ज किए थे, थोड़ा इसके बारे में बताइए। कुछ नहीं भाई, संपत्ति हमारा नाम से कुछ है ही नहीं, जो भी थोड़े बहुत गांव की ज़मीन है खेती की, तो अब्बा अम्मी का नहीं नाम से है। और आपके बोले कुछ भी नहीं है, तो फिर पैसा कहाँ से आया इलेक्शन लड़ने के लिए? चुनाव लड़ने? सर, मैंने जब चुनाव नॉमिनेशन पर्चा दाखिल करने गया था, मेरे पास सिर्फ 11,000 रुपया था। 11,000 रुपये से आप नॉमिनेशन किए? 11,000 रुपया मेरे पास सिर्फ था अपने पास था। हाँ, मेरे पास 11,000 रुपया से मैं सिर्फ नॉमिनेशन किया था। फिर लोगों का एक अलग सा जुनून आया, हमारे दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, हमारे दोस्त का। मैं यही कहूँगा आपसे कि माँ बाप भाई बहन के बाद अगर कोई मुझे मिला है, हालांकि आज का डेट में बहुत गद्दार भी दोस्त निकलते हैं और बहुत बीच रास्ते में साथ छोड़ देने वाले दोस्त मिलते हैं, लेकिन हमारे दोस्त ने मुझे, मैं उन लोग का ज़िंदगी भर कभी वो भूल नहीं सकता जो हमारे लिए किया भाई। जो आपके लिए किया भूल नहीं सकते हैं, लेकिन उसका नाम भी आप थोड़ा इंटीग्रेट करना चाहे तो कर सकते हैं। कौन कौन है जो आपको इलेक्शन में साथ दिया है आपका? देखिए, नाम तो नाम सर मैं नहीं ले सकता, लेकिन जितने भी हमारे कमेटी के, कोर कमेटी के कुछ थे भाई, 15-20 एक आइडिया से जो हमको चुनाव लड़ाए, जो हमको चुनाव वही लोग फोकस किए लड़ने के लिए। हमारे पास था ही नहीं पैसा भाई, दोस्तों के बदौलत, दोस्तों का हमेशा मन था नहीं इसको लीडर बनाना है, इसको नेता बनाना है, इसको फोकस करना है। पैसा कौन दिया फिर आपको? तो मैं तो कहा कि मैं 11,000 रुपया लेकर नॉमिनेशन किया था, लेकिन जो उस वक्त मुझे साथ दिया, माँ बाप से भी ज़्यादा हमारे दोस्त लोग मुझे उस टाइम साथ दिए। माँ बाप भी डांट पड़ता था, माँ बाप भी डांटते थे, चुनाव मत लड़ो, ये सब में मत आओ। अच्छा। ये सब एक होता है ना आदमी के मन में, सही चीज़ नहीं है, गलत चीज़ है, समझे? तो मैं माँ बाप को, हाँ, बैकग्राउंड राजनीति नहीं कुछ कभी कुछ है नहीं, तो हमेशा मना करता था, ये सब सही चीज़ नहीं है, ये बड़े लोगों का काम है, आपके पास क्या है जो राजनीतिक में आएंगे। तो मैं वो चीज़ हम अक्सर घर में मम्मी पापा को बोलता था, मैं इस चीज़ को बदल के रखूँगा। मुझे दोस्तों ने भाई उस वक्त मेरे साथ, मैं बता नहीं सकता कि ऐसे दोस्त ज़िंदगी में सबको मिले। तो दोस्त अभी है? एकदम है भाई, आगे तक एकदम बना हुआ है, और अभी भी कंधे से कंधे मिलाकर रहते हैं हर वक्त। और मुझे आज तक यहाँ तक पहुँचाने का भी बहुत बड़ा योगदान हमारे दोस्तों का और हमारे उस्तादों का भी रहा है। हमारे उस्तादों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, और दोस्त का तो मैं बता नहीं सकता कि हर एक चीज़ वो लोग मैनेज करते थे, सब चीज़ दोस्त करते थे, एकदम दोस्तों ने ही मेरा सारा चीज़ किया। और फिर जन जन तक जाने लगे, लोगों तक पहुँचने लगे, तो फिर लोग भी मदद करने लगे। तो फिर एक जाहिर सी बात है कि हमको उस चीज़ पे और ध्यान नहीं लगा कि हमको कहाँ खर्च हो रहा है, नहीं हो रहा है। हालांकि हमारे साथ एक कारवां चलता था इलेक्शन में, एक फौज चल रहा था हमारे साथ। तो मुझे
पता ही नहीं चलता था कहाँ कितना रुपया खर्च हो रहा है, कहाँ खाना पीना हो रहा है, किसका कौन दे रहा है, हमको खुद नहीं पता चला। किसी ने, ये दोस्त ने दे दिया, कभी वो दोस्त ने दे दिया, कभी ये भाई ने दे दिया, तो बहुत बड़ा योगदान रहा। तो आप पहली बार इलेक्शन में उतरे तो आपको कितना यकीन था कि हम इस इलेक्शन में कहाँ तक फाइट कर पाएंगे, जीत पाएंगे या फिर नहीं पाएंगे, या फिर कहाँ तक हम बराबरी कर? मैं यकीन, और साथ ही साथ आपका कंपटीटर कौन था उस वक्त? मैं देखिए एक ही सोच के लेके निकला था कि करूँगा कुछ बड़ा और बदल के रखेंगे हम इस परिवारवाद, पूंजीपतिवाद को बदल के रखेंगे। एक साधारण बच्चा भी अच्छे से पढ़कर आईपीएस और आईएएस बन सकता है। एक साधारण बच्चा पढ़ लिख के भी और अच्छे से राजनीतिक में अच्छे मकाम में जा सकता है। ये मैं साबित नगर में खास करके किया, युवाओं के अंदर किया, और पूरे जिला के युवा इससे बहुत बड़ा एक सीख मिला और उन लोगों ने काफ़ी कोऑपरेट का, पूरे जिला वासी के भाई नौजवान हमारे साथ। हम तो कहें कि नगर के हमारे लड़का तो हमारे साथ जो मेहनत कर ही रहे थे, साथ में पंचायत के भी हमारे दोस्त और भाई हमारे साथ थे। भाई पंचायत से आके हमारे साथ रहकर मेहनत कर रहे थे, गांव देहात से आकर के हमारे साथ मेहनत करके और हमको यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। तो गाँव का भी और पंचायत का भी, प्रखंडों का भी बहुत बड़ा भाइयों का, दोस्तों का योगदान रहा। इतने जी, जैसे आप बताए कि 15-16 में आप राजनीतिक ज्वाइन किए, उसके बाद फिर आपको 22 में चुनाव लड़े, वहां तक आपके फैमिली से आपको सुनना पड़ा कि मतलब इस सब से मूव ऑन कर जाओ। इसके बीच आप कैसे मतलब झेले इस चीज को? सर देखिए, सुनना तो बहुत पड़ता था, डांट भी पड़ता था, कभी कभी मार भी पड़ता था, ऐसा नहीं है। और मैं सारा चीज़ को सोच कर, समझ कर, और हमेशा मैं कहा करता था कि इस चीज़ को अगर हम जैसे नौजवान, अगर हम लोग अगर इस चीज़ को आएंगे नहीं आगे, अच्छे लोग जब तक राजनीतिक में आएंगे नहीं तो बुरे लोग राजनीतिक से हटेंगे नहीं। इसलिए युवाओं को, नौजवानों को राजनीतिक में भागीदारी मिलनी चाहिए। हमारे कितना % युवा को राजनीतिक में भागीदारी मिलता है? आप दिखाइए हमारे सीमांचल से, किशनगंज से, बिहार में कितने नौजवानों को टिकट देने का कोई भी पार्टी हो काम किया है, कितने नौजवानों को अधिकार देता है, कितनों को? सब तो वही, पैसा है तो आपको टिकट मिलेगा, पैसा नहीं है तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। युवाओं की भागीदारी तो देना होगा भाई। आप सिर्फ झंडा पकड़ने के लिए, इसके पीछे उसके पीछे सिर्फ हल्ला करने के लिए युवा नहीं है। युवा अब जागे हैं और आने वाले कल को युवा बदलेंगे और अच्छे तरीके से एक इनकलाब लाएंगे। और इन नेताओं का जो चाह रहा है, जो हाईजेक करके जो रखने का कोशिश कर रहा है, जो चाह रहा है, इस चीज़ को हटेगा। और बहुत सारे इलाके में आप देखेंगे नौजवान जीते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट जीते हैं। आप पहली मरतबा चुनाव लड़ते हैं 2022 में, उसके बाद आप इतनी कामयाबी, मतलब आप तो मानते हैं कि कामयाबी आपको हासिल हो गया था, उसके बाद आपको किसी पार्टी ने मतलब आपको ज्वाइन करने के लिए ऑफर किए या फिर क्या? नहीं सर, मैं पार्टी, देखिए मैं खुद उस टाइम भी पार्टी में ही था। मैं जन अधिकार पार्टी में था ही उस टाइम, और शुरू से उसी पार्टी में रहा, कभी कोई पार्टी में गए नहीं। और लोगों की रही है बुलावा कॉल तो रही है, बुलाएं भी हैं, लेकिन नेताजी के साथ, आदरणीय राजा पप्पू यादव जी के साथ जो है शुरू से रहे हैं और उनके साथ आज तक भी हैं। जब पार्टी हमारे विलय हुआ उसके बाद भी हमने पार्टी ज्वाइन कोई नहीं किया अब तक, और हमारे टारगेट है पार्टी तो ज्वाइन करेंगे। और अब किस में जाएंगे ये नहीं कह सकते हैं। कोई है पार्टी जो आपके दिल के करीब हो, आपको लगे कि नहीं अगर हम मौजूदा हालात में अगर आप राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करते हैं अभी, तो आप कौन सी पार्टी? हमारी मकसद अभी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी मकसद है और बहुत लंबा सोच लेके निकले हैं। अभी पार्टी का ख्याल अभी फाइनली डिसाइड नहीं किए हैं, लेकिन वक्त आने पे पार्टी में ज़रूर जाएंगे। इम्तियाज़ नसीर जी, ये बताइए कि आप नगर चेयरमैन का चुनाव लड़े, हार हुई, फिर भी आप देखते हैं कि आप रुके हुए नहीं हैं, बिना थके, बिना रुके हुए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और लगातार आप लोगों के बीच जा रहे हैं। जो भी आपसे हो सकता है उसको मदद करते हैं। और अभी खासकर देखा जाता है कुछ माह बाद बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उसकी तैयारी चल रही है आपकी? देखिए, मैं चुनाव से पहले भी 24/7 आवर्स में कोशिश रहा लोगों के लिए, खिदमत के लिए, और अब मैं बहुत ज़्यादा ही सक्रिय के साथ एक आवाज़ में, एक फ़ोन में मैं लोगों के साथ खड़ा रहता हूं। और मेरा सिर्फ एक ही चीज़ है कि गरीब, मजलूम, बेबस जब आवाज़ दे तो इम्तियाज़ नसर एक बार में पहुंचे। और रात के 2-2 बजे भी अभी भी घर से उठकर मैं आता हूं और लोगों का खिदमत करता हूं, आवामों के लिए खड़ा रहता हूं। मेरा मकसद है भाई, हम लगातार क्षेत्र में रहते हैं, लगातार लोगों। अच्छा इम्तियाज़ नसर जी, आप जब भी देखते हैं
हैं, इस क्षेत्र में घूमते हैं और युवा भी आपका काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। आपने सोशल मीडिया हो या फिर जो भी हो पोस्ट शेयर कर रहे हैं आपके। क्या इरादा है बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का, कुछ इरादा है? देखिए, मेहनत तो मैं लगातार जारी कर रखा हूँ और आगे भी इंशाल्लाह रखूँगा। और देखिए, जैसे हालात है इलाके का, जिस तरीके से हमारे किशनगंज विधानसभा का और किशनगंज का जो हालात है, हमारे यहाँ नेता बनने के बाद घर पे सोने का काम करते हैं, सोने के अलावा उससे फुर्सत नहीं मिलता या फिर घूमने के अलावा। लेकिन लोगों के बीच पब्लिक का जो मूल समस्या है, पब्लिक क्या चाह रहा है, क्या परेशानी है उनको, इससे कनेक्टिविटी नेताओं का हम नहीं देख रहे हैं। तो हम जन जन तक पहुंचकर ये आवाज़ दे रहे हैं कि इम्तियाज़ नसर आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। और आप देखेंगे कि गरीब मजलूम लोगों का ना पदाधिकारी सुनता है, ना पुलिस प्रशासन सुनता है, ना आपको ब्लॉक में सुनता है। आप देखेंगे, आप ब्लॉक में जाएंगे, म्यूटेशन के लिए आपको कर्मचारी आपके लिए दलाली मांगेगा, आप ब्लॉक में सीयू आपसे दलाली मांगेगा, आप जहाँ भी पदाधिकारी में जाएंगे हर जगह आपका करप्ट भरा हुआ है भाई। तो इस चीज़ को कौन दूर करेगा? उन नेताओं को दूर करनी चाहिए ना। नेताओं को लोगों का आवाज़ कब सुनेगा? लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। आज इतना जन जन तक समस्या है, लोग जा क्यों नहीं रहे हैं? तो इस चीज़ को लेकर के मैं अभी पंचायत भी जा रहा हूं और शहर भी, नगर भी घूम रहा हूं। जन जन तक जाएंगे और लोगों का मोहब्बत, प्यार, युवाओं की साथ हमारे साथ है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ऐसे ही मोहब्बत जिस तरीके से है लोगों का बना हुआ, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह 25 विधानसभा जरूर लड़ेंगे। और हो सकता है कि इम्तियाज नसर को कोई अगर 50 लाख 1 करोड़ रुपए देकर के बोलते कि नहीं आप बैठ जाइए। देखिए, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ सर, पैसा से इम्तियाज नसर का ज़मीर कभी खरीद नहीं सकता है ना। मैं बिकने वालों में हूँ कि बहुत सारे ऐसे ऑफर आए और चले गए अब तक इस छोटी सी उम्र में। ऑफर आए थे? ऑफर बहुत सारे आए और चले गए, समझे? जैसा अगर कुछ बताना चाहिए सर, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। बहुत सारे चुनाव के ही समय ऑफर दे दिया जा रहा था मुझे बैठने के लिए। हाँ, एकदम मोटी रकम दिया जा रहा था, बैठ जाओ, फील करना छोड़ दो, घूमना छोड़ दो। तो भाई मेरा वो काम नहीं है ना। फिर और भी बहुत सारे चीज़ आए जिसमें ऑफर आए राजनीतिक में, तो मैं उस चीज़ पे लालच पे नहीं गया। मैं सच के साथ और लोगों के लिए खड़ा हूँ और मुझे खरीदने वाला कोई नहीं है। मैं अगर चाहेंगे, लोगों की मोहब्बत रहेगी तो मैं जरूर लड़ूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे अपने से ही लड़ना ही है तो लड़ना ही है, ऐसा नहीं है। लोगों की अभी विचार विमर्श कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों के पास मशवरा कर रहे हैं। लोगों ने अगर चाहेगी, लोगों ने अगर कोशिश करेंगे, जिस तरीके से हमारे सारे साथियों ने हमें चुनाव लड़ाया था, उसी तरीके से फिर लोग अगर चाहेंगे तो इंशाल्लाह हम जरूर लड़ने का कोशिश करेंगे और लड़ेंगे। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर आपका मतलब जनता चाहती है कि मतलब आपको चुनाव लड़ना चाहिए, तो किस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? किशनगंज विधानसभा? भाई अपना ही किशनगंज, जाहिर सी बात है भाई, किशनगंज ही विधानसभा ना चुनेंगे। ये घर है अपना और अपना विधानसभा है, तो जाहिर सी बात है हमारे अधिकार भी इसी से है और हमारे हक भी यही विधानसभा से आता है। तो इसी के साथ हम लड़ने का लोगों ने और विचार विमर्श में अगर सारे लोगों ने सहमति जिस तरीके से जता रहे हैं तो रही, तो इंशाल्लाह जरूर लड़ेंगे। अच्छा, विधानसभा राजनीति से अलग इम्तियाज नसर का क्या शौक है, क्या हॉबी है, क्या कुछ ऐसा बताना चाहेंगे? हॉबी क्रिकेट रहा है। मैं क्रिकेट बहुत खेला करता था, आज भी खेलता हूँ। आज भी मौका मिलता है तो खेलते हैं ज़रूर। क्रिकेट का सबसे पहले, बहुत पहले क्रिकेट में ही बहुत ज़्यादा दिलचस्पी था और बहुत दूर दूर भी जगह खेले हैं। जगह जगह पे बहुत ज़्यादा ही, आज भी घरों में बहुत सारे क्रिकेट के मेडल रखे हुए हैं और बहुत ज़्यादा क्रिकेट में दिलचस्पी रहा। एक ही चीज़ हो भी रहा है। और कभी अगर एक होता है कि एक है कि घूमने फिरने का थोड़ा शौक है और छोटी सी उम्र में राजनीतिक में आ गए तो सारे शौक को दफना कर जिम्मेदारी ले लिए और इस जिम्मेदारी के साथ जो है लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं। किशनगंज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, अगर आप बताना चाहें तो? क्योंकि देखिए, हम एक वक्त में आप भी किसी पार्टी के कार्यकर्ता थे और बहुत से अभी भी युवा है जो पार्टी के कार्यकर्ता बन करके रहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? मैं कहूँगा सभी साथियों से, देखिए भाई, आप राजनीति कर रहे हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए। सियासत तो नौजवानों के लिए ज़रूरी है। आज का डेट में जिस तरीके से सियासत है, सियासत में नौजवानों को आनी चाहिए और मजबूती से आए और अपना एक पहचान बनाएं। जरूरी नहीं है मुझे चुनाव ही लड़के एक पहचान बनाना है। आप समाज में दबे कुचले लोगों के खिदमत के लिए कंधे से मिलाकर खड़े हों, जितना आपसे हो सके मदद करें, गरीबों के लिए खड़े रहें। जो मजलूम लोग इधर उधर भटक रहे हैं उनके सहायता बनिए, उनके साथ खड़े रहिए और एक अलग पहचान बने। आप
एक पार्टी में 20-20 साल 25-25 साल से है, कुछ नहीं, सिर्फ अपना रह गया। इस तरीके से राजनीतिक में ना आए और मजबूती समाज में सक्रिय के साथ और इलाके को अवेयरनेस भी दिलाना है और बदलाव भी करना है और नौजवानों में एक सियासत में आने की एक जुनून भी पैदा करना है। राजनीति में आना है तो आपको खुद अपने आप को आगे आना होगा। किसी पार्टी का झंडा लेकर के आप लेकर चलेंगे तो आपको नहीं, वो हम नहीं कहेंगे किसी पार्टी का झंडा आप लीजिए नहीं लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। झंडा भी लीजिए तो भी सक्रिय के साथ लोगों के साथ खड़ा रहिए, अगर नहीं भी ले रहे हैं तो भी मजबूती के साथ खड़ा रहिए, लेकिन समाज में दिखना चाहिए कि फलाना इंसान वक्त में खड़ा रहता है। ये होनी चाहिए राजनीति। हाँ, ये सियासत में होनी चाहिए। ये सवाल कि अभी देखिए कि सीमांचल की राजनीति देखिए कि किस प्रकार से गरमाई हुई है, चाहे मतलब कांग्रेस के पूर्व विधायक तौसीफ आलम जी भी इस्तीफा दे दिए हैं और अभी एमआईएम पार्टी ज्वाइन कर ली है। मास्टर मुजाहिद जी भी इस्तीफा दे दिए हैं, अभी तो कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं मास्टर मुजाहिद सीमांचल के बहुत गद्दावर नेता हैं और इस जिला के भी सामाजिक रूप से गरीब मजलूमों की खिदमत के लिए हमेशा रहते हैं और बहुत अच्छा फैसला लिए हैं। वो लेट लिए हैं लेकिन अच्छा लिए हैं। ये फैसला जनता के लिए और लोगों के लिए, लोगों के हित में लिया, अपना मुनाफा नहीं देखा बल्कि खिदमत के लिए और कौम के खातिर, दीन के खातिर ये फैसला लिया है। ये सराहनीय फैसला है। तौसीफ आलम को लेकर कैसे देखते हैं? मतलब देखिए, आप एमआईएम पार्टी ज्वाइन कर लिया, आप देखिए, अब उनका अपना निजी राय है, किसमें कौन जा रहा नहीं रहा, इसमें ज़्यादा हम नहीं कहेंगे। जिन्होंने एक टाइम था जो आपको एमआईएम को आरएसएस और बैंड करने वाली पार्टी बताया जा रहा था, आज उसी पार्टी का दामन जाके थामे हैं। वो उनकी निजी राय है और उनको जिस पार्टी में सूटेबल लगता है वो उस पार्टी में गया है, उस पर ज़्यादा हम नहीं चर्चा करेंगे। इम्तियाज नसर जी, एआईएमआईएम किशनगंज सीमांचल में काफ़ी उग्र देखते हैं कि काफ़ी फैल गया है, अगर एक तौर पर कहा जाए तो, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 विधायक जीते थे, एक इतिहास बना था। तो आप एमआईएम पार्टी को लेकर के क्या आपका विचारधारा है? एक कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं एआईएमआईएम को कि एमआईएम पार्टी क्रिमिनल है, कुछ लोग सेकुलर कहते हैं। आप क्या कहते हैं एमआईएम पार्टी को लेकर के? देखिए, पार्टी को लेके हम यही कहेंगे, सबको अधिकार है अपनी लड़ाई लड़ना और अधिकार से लड़ना चाहिए, समझे। वो अपने हक की बात के लिए लड़ रहे हैं और लड़ना भी चाहिए, सबकी अपनी अपनी भागीदारी है। अब बिहार में कितने सारे पार्टियां हैं, उसमें से एक वो भी पार्टी है, एमआईएम भी है। तो सब कोई अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, सब कोई चाह रहा है कि हम लोगों के लिए अच्छा करें। लेकिन अब वक्त आने पर कौन अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सारे लोग जान रहे हैं, तो मैं इस पर कुछ बात नहीं कहेंगे। पर बात मत कीजिए, आप असदुद्दीन ओवैसी के बारे में थोड़ा बताइए कि आप असदुद्दीन ओवैसी को किस नज़र से देखते हैं, कैसा लगता है? भाई बहुत ब्रिलियंट आदमी है। अच्छा। वो एकदम उनको फॉलो कर रहे हैं और उनके पार्लियामेंट में सीख रहे हैं। एकदम बिल्कुल सीखते हैं भाई। असदुद्दीन ओवैसी से कुछ सीखते हैं? एकदम सीखते हैं, स्टडी करते, देखते हैं उनके वीडियो, बहुत अच्छा लगता है। वो बोलते जो है ना भाई, आप देखेंगे कि संविधान के दायरे में रह कर के जो बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के लिए, मुल्क के लिए, वो बहुत उम्दा बात रखते हैं हमेशा और अच्छे लीडर हैं, पार्लियामेंट में अच्छे बात रखते हैं। क्या सीखने को मिलता है सर? उससे बहुत सारी चीज़ देखिए, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ उनका अंदाज बहुत अच्छा है, उनका जो बोल रहे हैं परफेक्टली बोल रहे हैं, कोई भी इधर उधर वाली ऐसी बात नहीं जो उनका बात में कुछ नोट निकाल ले, समझे। लेकिन बहुत अच्छा लीडर है। वो आपको अच्छा लगता है? असदुद्दीन ओवैसी उनका भाई है, जो कई बार अकबरुद्दीन ओवैसी कई बार ऐसा विवादित बयान दिया है जिसकी वजह से उसको जेल भी जाना पड़ा। बिल्कुल, उसमें जो भी 15 मिनट वाला एक भाषण है उनका, जो आज भी काफी ज्यादा आज भी वो जिन की तरह निकलते हैं और बीजेपी लोग, खास करके विपक्ष के लोग, देखिए उसको इस तरीके से माहौल एक फैलाने वाला वो भाषण था और हालांकि उस पर कोर्ट कार्रवाई भी की है, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से वो बोले थे उस पर उसको सजा भी मिली है। तो उस पर हम ज़्यादा नहीं कहेंगे कि भाई जो गलत है, राजनीतिक को धर्म के नाम पे अगर बांटने का कोशिश करेंगे तो आप कभी सक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही कहेंगे कि जिन्होंने जो कुछ किया उसको कोर्ट है, न्यायालय से भी उसको सजा ज़रूर मिलता है। आपने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी आपको अच्छे लगते हैं, उनका भाषण, उनका मतलब बोलना चालना सब कुछ अच्छा है,
ऑब्वियसली आपके कहने के मकसद से मतलब उनका पार्टी भी अच्छे होंगे। देखिए हम पार्टी पे कुछ नहीं कहेंगे, बहुत सारे पार्टियां हैं यहाँ पे, हम इंसान की बात की हैं कि ऐसे इंसान हैं जो कि आप उनका बातों से, उनका पार्लियामेंट सेशन में जो बात रखते हैं तो जेन्युइन तरीके से और मुद्दे की बात रखते हैं और बहुत मजबूती से रखते हैं और उनसे सीखने को मिलता है। और नौजवानों को राजनीतिक में उनसे सीखने की भी जरूरत है, सीखना चाहिए। तो सीधी सी बात कि उससे अगर उस पार्टी से को ऑफर किया जाए तो आप ज्वाइन करेंगे या नहीं? ये इसके में विचार विमर्श किया जाएगा, इस पे हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए पार्टी तो ज़रूर ज्वाइन करेंगे, चाहे आज हो या कल हो। लेकिन आप किस पे जाएंगे, हमारे भी एक कमेटी, हमारे साथी भी है, उनके साथ बैठ के विचार विमर्श होगा, जिधर तय होगा इंशाल्लाह मजबूती से जाएंगे। ज्वाइन करेंगे विधानसभा चुनाव से पहले या फिर बाद? देखिए हम जैसे नौजवानों को टिकट देने वाले हैं कौन? अगर हमारे पास करोड़ों रुपया नहीं है सर, जो मैं जिस भी पार्टी में आप जाएंगे आपको टिकट पैसे से लेना होगा। तो 50 लाख 1 करोड़ रुपया चाहिए जिसके लिए टिकट आपको मिलेगा। हमारे पास वो पैसे है नहीं भाई, समझे? तो हम टिकट हम नौजवानों को दे, मैं चाहूंगा कि युवाओं को दे। तो मुझे अगर पार्टी, मेरी मेहनत अगर समझ में आएगा पार्टी को, अगर मेरी लगन, मेरी मेहनत जिस तरीके से हम कर रहे हैं, किसी भी पार्टी को अगर समझ में आएगा तो मुझे अगर जो भी पार्टी टिकट देंगे तो मैं स्वीकार करके लड़ने के लिए तैयार हूं। मतलब ये है कि जितना भी पार्टियां हैं वो सभी टिकट बेचते हैं, इसका मतलब कि वो बिजनेस करते हैं। भाई आप उसको जो कहें, नीचे से लेकर ऊपर तक सारे खाने जो है आपको सेटिंग से ही सारा चीज है। तो हम लोगों का उतनी बड़ी सेटिंग नहीं है जो हम इतना रुपया फेंक करके लाएं। लेकिन मैं इतना कहूंगा सारे पार्टियों, जो पार्टियां नौजवानों जो अच्छे मेहनत कर रहे हैं इलाके में, उसको मौका देनी चाहिए। अगर इम्तियाज नसर को भी कोई पार्टी या मौका देगी तो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है और बिहार में सबसे पिछड़ा इलाका सीमांचल है, अररिया, किशनगंज। कारण क्या है किशनगंज का पिछड़ना? कारण क्या है, इसके बारे में आप बताइए, क्योंकि किशनगंज में ज़्यादातर राज कांग्रेस करती आ रही है आज़ादी के बाद से। मैं तो कह रहा हूँ सर, हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा राज्य बिहार से सबसे पिछड़ा जिला किशनगंज ररिया, सीमांचल में सबसे पिछड़ा जिला। तो हमारे यहाँ के नेता को सिर्फ ये नेता को वो गाली दे रहा है, वो नेता को उस पार्टी को गाली दे रहा है, उस पार्टी को उस पार्टी को गाली दे रहा है। सारे नेता चाहे जो भी पार्टी में है, एक बार सोचनी चाहिए सभी को अपने हिसाब से कि हमारे सीमांचल और किशनगंज की तरक्की के बारे में कैसे सोचेंगे। सोचनी चाहिए बिल्कुल भाई। हमारे इलाके में हर साल हजारों घर नदी में कटकर बह जाते हैं। इसके लिए हमारे नेता क्या कर रहे हैं? हजारों मवेशी जो है, गाय भैंस बकरी जो है दह के लोगों की मौत हो जाती है। किसानों की खेती जो है दह करके ज़मीन में हजार एकड़ बह गए हैं। इसके लिए कभी नेता आवाज़ नहीं उठाया, बांध निर्माण कार्य को लेकर आवाज़ नहीं उठाया। और इलाके को डेवलप कैसे होगा? हमारे यहाँ प्लान नहीं है, प्लान की ज़रूरत है। फैक्ट्रियाँ यहाँ चाहिए किशनगंज में। किशनगंज को बर्बाद किसने किया सर? जिसने राज किया, किस पार्टी को? जिसने राज किया, चाहे कोई भी पार्टी हो, जिसने अब तक राज किया है, किशनगंज पीछे होने का कारण वही लोग जिम्मेदार हैं। बीजेपी भी राज किए हैं, आरजेडी भी की है, कांग्रेस भी की है। सर इन सारे लोगों ने सिर्फ यहाँ के अवामों को ठगने का काम किया, सिर्फ यहाँ के जनताओं को बुर्बक बनाने का काम किया, समझे? तो इलाके में अगर अच्छे काम करना है, सारे नेताओं को सोचनी चाहिए कि हमारे किशनगंज जिला बदलेगा कैसे, हमारे किशनगंज जिला डेवलप कैसे होगा। हमारे यहाँ आप हमको दिखाइएगा कि बिहार में 40 सांसद है, गुजरात में 26 सांसद है। तो भाई हम सबसे ज्यादा तो बिहार वासी ना आगे हुए, हाँ, पार्लियामेंट में भाई। बिल्कुल। आज पिछला बार मोदी जी को लगभग 39 सीट मिला था, सिर्फ किशनगंज सीट बचा था। लेकिन इस बार कुछ सीट कम आया है। लेकिन कभी बिहार के बारे में एक बार भी सोचा है प्रधानमंत्री, या बिहार के बारे में नौजवानों के लिए कभी एक बार भी सोचा है? हमारे यहाँ के लोग, बिहार के नौजवान जाके बाहर खटेंगे, पंजाब जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे, गुजरात जाएंगे, जहाँ जाके खटेंगे। लेकिन हमारे यहाँ रोजगार कब आएगा? बेरोजगारी हटेगा कैसे? ये सरकार को भी चाहिए, ये सरकार की भी ये चाहिए कि हमारे किशनगंज जिला में आज एक एमयू खंडर पड़ा हुआ है, लेकिन उसके लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं। क्या एमयू फंड नहीं आना चाहिए? क्या एमयू के लिए किशनगंज पूरे भारत में चाह रहे हैं कि किशनगंज में एमयू बने, ताकि यहाँ के लोग जो है पढ़ लिख कर अच्छे पायदान पे जाएं?
और मजबूती रूप से, और यहाँ के नेता जो है इस पे हम लोग कुछ बातें नहीं कर रहे हैं। हालांकि सेंट्रल का मामला है, हालांकि हमारे सांसद जी इसके लिए लगे हुए भी हैं, ऐसी बात नहीं। हम डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब एमयू के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, हाँ पोस्ट एकदम कर रहे हैं और बहुत दिनों से कर रहे हैं। जो चीज़ तारीफ करने का है करना चाहिए भाई, लगे हुए हैं, लगे हुए रहने से नहीं होगा ना, उसका इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। सर आप देख रहे हैं कि अब सत्ता नहीं है गठबंधन, इंडिया गठबंधन का, आज भाजपा की बात नित्य जी मैं आपको मतलब याद दिलाना चाहूंगा, सत्ता की बात करेंगे, ये जो फंड रिलीज होना था वो कांग्रेस की सरकार को ही करना चाहिए था, क्योंकि 2014 में ये जो हुआ था, इनका जो निर्माण हुआ था, जो भूमि का मतलब मांग को पूरा किया गया था, वो 2013 में किया गया था। 14 तक उनका सरकार रही, 1.5 साल तक वही कमी के कारण आज तक रुका हुआ है ना भाई। आज कमियां कुछ होगी तब ना सरकार हटे, सरकार बदलाव क्यों आया, कुछ कमियां थे। हम दोस्त किसको दें? हम दोस्त कांग्रेस को दें या बीजेपी को दें या फिर डॉक्टर जावेद को दें? सर देखिए, आप जावेद साहब की इसमें कोई बात है नहीं। कैसे नहीं बात है? नहीं जावेद देखिए, सांसद यहाँ के हैं, हम इसको वोट दिए हैं, बिल्कुल वोट दिए हैं और वो लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो नहीं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं और मजबूती रूप से लड़ रहे हैं। लड़ाई लड़ने से नहीं होगा ना। अच्छा इम्तियाज जी, आप फिरदौस जी देखिए, इम्तियाज जी मतलब दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं। एक तरफ तो बोल रहे हैं कि सारे यहाँ के नेतागण कुछ काम नहीं किए, और एक तरफ बोल रहे हैं कि सांसद जी का दोष नहीं है, कि आप दोनों हाथ में लड्डू, दोनों हाथ में जो सच्चाई है। मैं आप सब भले बातें देख रहे हैं कि सांसद जी इलाके के लिए अभी अच्छा सोच रहे हैं और अच्छे काम के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, कर भी रहे हैं। अब पहले से बहुत बेहतर हुआ है, अभी उसके तुलना में करेंगे तो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस से। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो अच्छा कर रहा है उसका तारीफ करना चाहिए। भाई अच्छा कर रहे हैं सांसद जी। क्या है डॉक्टर जावेद, आप देखिए, इस पे कांग्रेस पार्टी से तो नहीं है, लेकिन अब तारीफ जब कर रहे हैं तो कुछ बताना पड़ेगा। अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, सुनिए पढ़े लिखे हैं, अच्छे सांसद हैं और इलाके के डेवलप के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, समझे। उसके काम, आप लोग पत्रकार आदमी हैं, आप लोग बेहतर जान रहे हैं कि क्या काम कर रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं। इम्तियाज जी बताइए कि आपका राजनीतिक में आना कैसे हुआ और कहां से शुरुआत हुआ? देखिए हमारे राजनीतिक में शुरुआत मारवाड़ी कॉलेज छात्र यूनियन से हुआ और राजनीतिक की शुरुआत हम कॉलेज मारवाड़ी कॉलेज से ही हमारे हुआ और छात्र जिला अध्यक्ष भी थे हम जाप के, जन अधिकार पार्टी छात्र परिषद के, और मैं लगातार 3 बार छात्र परिषद का जिला अध्यक्ष रहा। और हमारी मेहनत, हम 2018 में चुनाव भी लड़े थे हम लोग नेहरू कॉलेज मारवाड़ी कॉलेज में, जिससे हम लोग मारवाड़ी कॉलेज में एक सीट भी काउंसिल मेंबर का जीते थे, जो हमारे ही साथी और हमारे मझिया के ही थे, नाजिम आलम, उनको जिताने का काम भी हम किए थे। और हम लोगों ने सबकी मेहनत रही और मारवाड़ी कॉलेज से एक बहुत बड़ी पहचान मिला है और छात्र राजनीतिक में ये से ही हमारे जो है एक पहचान बहुत बड़े तबके से छात्र राजनीतिक से ही मुझे मिला है। अच्छा, जिससे मारवाड़ी कॉलेज की आपने बात की कि आपको एक पहचान मिला वहाँ से, लेकिन अभी मारवाड़ी कॉलेज की स्थिति आप भली भांति जानते हो सर। हम लोगों ने, लग रहा है इस स्थिति ऐसे ही रहेगा या सुधारना चाहिए? एकदम सुधारना चाहिए। हम लोग लगातार प्रयास करते, आप देख रहे होंगे कि मारवाड़ी कॉलेज के लिए हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ा था, लेकिन बहुत लड़ाई लड़ने के साथ साथ हम लोग कुछ जो अभी मारवाड़ी कॉलेज में जो डेवलप देख रहे हैं, जो भी शेड वुड लगा है, बहुत सारी चीज़ बदला है। आप बोर्ड के लिए बहुत सारी लड़ाई लड़ा था हम लोगों ने, जिसमें उर्दू में नाम नहीं था, तो उसमें भी हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयास किया था। NSY की टीम भी साथ में हम प्रयास किए हैं, हमारे भी टीम प्रयास किए हैं और तमाम लोगों के मदद से आज जो भी मारवाड़ी कॉलेज में डेवलप देख रहे हैं, हम लोगों के बहुत बड़ा योगदान रहा है और बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं। और वहाँ से शुरुआत राजनीतिक अपना किए थे, छात्र राजनीतिक, उससे समाज में फैलने का काम हुआ है और युवाओं को से पहचान और युवाओं तक पहुँचने का काम राजनीतिक, छात्र राजनीतिक से हुआ है। अच्छा, शिक्षा से जुड़ी एक सवाल है कि मतलब बहुत सारी लड़कियां हो या लड़के हों, मतलब जिनका परसेंटेज कम आता है उसको एडमिशन नहीं मिल पाती है और किशनगंज के नाम से कोई यूनिवर्सिटी नहीं है अब तक। बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं कह रहा हूं सर कि किशनगंज जिला में सिर्फ 2 कॉलेज है गवर्नमेंट, एक नेहरू कॉलेज, एक मारवाड़ी कॉलेज। यहाँ के नेता क्यों नहीं चाह रहे हैं यहाँ पे कॉलेज बने, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के लिए क्यों नहीं मांग कर रहे हैं? आप कह रहे हैं भाई हजारों स्टूडेंट, लड़का हो या लड़की, हर साल एडमिशन छूटता है, जिसका 50% परसेंटेज से कम होता है उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। भाई जो पास करके सेकेंड डिवीजन भी कम
नंबर से अगर पास कर रहे हैं, उन बच्चा नहीं पढ़ पाते हैं, उन बच्चा का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। यहाँ 80%, 70%, 90% देख रहे हैं। लेकिन भाई जो बच्चा अगर मेहनत करने के बावजूद भी अगर रिजल्ट अगर वो नहीं कर पाया सही, सेकंड डिवीजन भी आया, जो थर्ड डिवीजन भी आया, उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सीट का लिमिटेड जो है बहुत कम है। बिल्कुल, सीट बहुत कम रहता है हर सब्जेक्ट में, और यहाँ से बहुत सारे सब्जेक्ट हट भी गए हैं मारवाड़ी कॉलेज से। नेहरू कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज जैसे गवर्नमेंट कॉलेज बचे हैं, यहाँ पे और भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जरूरत है, जिसमें हजारों बच्चा हर साल छात्र छात्राएं यहाँ पे एडमिशन नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हमारे नेताओं को यहाँ पे कॉलेज के लिए सोचने की जरूरत है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की जरूरत है। इम्तियाज नसर जी, आप राजनीति में हैं और कहा जाता है कि राजनीति में बहुत सारी चीजें होती हैं, वो घटनाएं घटती है, तो ऐसे में आपको कभी धमकी उमकी मिला है क्या कभी राजनीति में? बहुत मिला है। हाँ। और मिलते आ रहा है अभी तक। डरने लगता है क्या? देखिए सर, पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास पाने के लिए ही सब कुछ है। कहा जाता है कि गला सबका सूखता है। सर मैं कह रहा हूं, मैं सच के साथ, ईमानदारी, लगनशील के साथ अगर मैं खड़ा हूं, तो हमारे साथ लोग, हमारे साथ अवाम खड़ा है, हमारे साथ जनता खड़ा है, और नौजवान युवा खड़ा है। तो मुझे धमकी देने वाले धमकी देते रहेंगे, उनका काम है धमकी देना, उनका काम है मेरा बुराई करना, उनका काम है मेरे प्रति मुझे गाली देना, उसका काम है मेरे खिलाफ जहर उगलने दीजिए। हमको मकसद है अपना काम करना। धमकियां बहुत आए, इलेक्शन के टाइम में आए, इलेक्शन के बाद भी आए, अभी भी आ रहे हैं कि इस कानों से उस कानों से फोन के बहुत तरीके से धमकियां आ रहे हैं। लेकिन मैं उन सब से डरा नहीं, ना ही डरूंगा, क्योंकि मैं सिपाही ही पप्पू यादव का रहा है, जो सच के साथ और ईमानदारी के साथ मजबूती से निडर के साथ राजनीतिक करता हूं और सच बात बोलता हूं और डट के खड़ा रहता हूं। मुझे डरने के लिए मेरे पास वो जिगरा है, वो क्षमता है, लोगों की दुआएं हैं, माओं की दुआएं हैं, दोस्तों की दुआएं हैं कि इंशाअल्लाह मजबूती से खड़े रहेंगे। और दुश्मन जितने भी आ जाए, उसका काम है भोंकना, भोंकने दीजिए। मैं तो कहा कि पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं। कोई ऐसा धमकी जो आप बताना चाहे, आप देख रहे हैं कि विरोधियों जो आपको सबसे बड़ी धमकी दी गई हो? देखिए, विरोधियों की तरफ से भी धमकी आया। फिलहाल ये भी एक लाइव के माध्यम से आया था कि दिखा देंगे, बहुत सारे चीज था उसमें, हम नहीं जाएंगे, और तरह तरह के बात आया था। फिर राजनीतिक से हमको दूर होने का धमकी आया, फिर कहा कि राजनीतिक से हट जाओ, नहीं तो बहुत सारे चीज, ये सब हम कानों कान से आता है, हम उस पर तवज्जो नहीं देते हैं, ना हम आगे देंगे। जिस दिन अल्लाह मौत लिखा है तो उस दिन जाना है, और उस दिन के अलावा कोई माय का लाल कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी, लगनशील के साथ, लोगों की दुआएं हमारे साथ है, मजबूती के साथ खड़ा है। ठीक। अच्छा इम्तियाज जी, जैसे आप इतना नॉर्मली बात करते हैं और बता रहे हैं कि मतलब नॉर्मल फैमिली से आते हैं, लेकिन आपका कुछ वीडियो वायरल हुआ, प्रशासन से आपने मतलब जैसे मुठभेड़ हुआ आपका, और आपने बीच रोड में सड़क में बैठ गए और मतलब धरना देने लगे, और आपकी आवाज से तो नहीं लग रहा था कि आप इतने नॉर्मल फैमिली से बैकग्राउंड होंगे आपका। सर नॉर्मल आप पता करेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन यहाँ इस बंदा का यहाँ जो है ना, ये बहुत बड़ा है। कहाँ से आया था इतना बड़ा जिगरा? ये लोगों का दुआ है, लोगों के साथ है, अवाम खड़ा है हमारे साथ, और भी नेता है बहुत से लोग भाई, जिसको वही जिगरा रखना होगा। हाँ, मैं कहा कि गलत कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे कोई भी विभाग हो, तो जो गलत, एकदम 8 धाराएं लगाए मेरे ऊपर। मैं सच के साथ तब ना खड़ा हूँ। अब तक कितना FIR हुआ है रात में? आपका सर राय तो बहुत हुए हैं। FIR तो हो गए हैं भाई। FIR हुए थे, लेकिन आप कोई भी चीज़ में आप चाहेंगे, लेकिन मैं गलत कभी किया नहीं हूँ। लेकिन जो भी FIR हुआ है, मुकदमा मेरे ऊपर लगा था, वो प्रशासन वाला ही मामला आपको सामने आया था, जिसमें लगाया था। और क्योंकि मैं सच के साथ खड़ा था कि मैं सीट बेल्ट और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ हूँ, आप मुझे चेक करें, उसके बाद हमारा चालान काटे। मैंने वहाँ पार्किंग साइड में आप रोक करके, अगर हम खड़ा होकर के रहेंगे, आप मेरा चालान काटेंगे, तो हम नहीं, चाहे कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान हो, आपसे कोई भी पदाधिकारी, प्रशासन बिना वजह, बिना पूछे ना आपको परेशान कर सकता है, ना आपका चालान काट सकता है। अगर आपका पेपर है, और सारा चीज ऑथेंटिक है, तो आपको कोई मायका लाल आपको कुछ नहीं कर सकता, कोई डरने की जरूरत नहीं। अंतिम में आप ये अपील कर दीजिए किशनगंज वासियों को और हमारे KDV लाइव के व्यूअर्स को, आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, तमाम दर्शकों को और तमाम चाहने वालों को, और इस 2 नौजवान हमारे KDV लाइव के माध्यम से
और इस पॉडकास्ट के माध्यम से दोनों भाई जो हमारे साथ हमको यहाँ पर पहला एपिसोड में मौका दिया, मैं तहे दिल से दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम नौजवानों के साथ कहता हूँ केडीवी लाइव बहुत ही ईमानदारी के साथ, लगन के साथ मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है और इनका हौसला बढ़ाने के लिए आप सबको केडीवी लाइव से जुड़ें और केडीवी लाइव का हर एक खबर देखें, क्योंकि सच्चाई का खबर दिखाता है। छोटी मोटी खबर को छोटी मोटी जगह में जा करके बड़े बड़े खबर कवरेज करते हैं, जहां मीडिया पहुंचते नहीं हैं। कुछ दलाल पत्रकार वहां पे पैसे लेके दबाने का काम करता है, कुछ गोदी मीडिया गलत न्यूज़ फैलाने का काम करता है, लेकिन उस जगह में इस केडीवी लाइव और फिरदौस भाई और हमारे इकराम भाई ने पहुंचकर उस न्यूज़ को लोगों को फैलाने का काम करता है, लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। तो ऐसे पत्रकारों को सपोर्ट कीजिए, मदद कीजिए और सभी जनता केडीवी लाइव को फॉलो करें और जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज नसर साहब। शुक्रिया। आप आगे इसी तरह से राजनीति में आगे बढ़ते रहे, ये हमारी दुआ है। इस पॉडकास्ट को यहीं पर ऐड कर देते हैं और आप कुछ कहना चाहेंगे अंत में? जी, हमारी इस जो पहला एपिसोड है, आपका प्यार से हमें पता चलेगा कि हमें कितना आगे तक जा पाएंगे। आपका प्यार बना रहे तो हम नए नए मेहमानों के साथ इंटरटेन से लेकर और हर फील्ड के लोगों को, स्वास्थ्य से लेकर हर फील्ड के लोगों से मिलेंगे और आपको नए नए एपिसोड के साथ आपके साथ हमारा मुलाकात होते रहेगी। जी, इस पॉडकास्ट को यहीं पर एंड कर देते हैं। इसका नाम फिर से आपको बता दूं, ये सच की बात केडीवी लाइव के साथ इस पॉडकास्ट का नाम है और केडीवी लाइव में इंशाल्लाह आगे आपको कंटिन्यू लगातार मिलता रहेगा और हर फील्ड के लोग यहाँ पर आएंगे और आपको रूबरू कराएंगे उनकी जीवनी से जुड़ी हुई, उनके प्रोफेशन से जुड़ी हुई वो जो भी काम करते हैं। और ख़ास करके चाहेंगे कि सीमांचल में जो छिपे हुए लोग हैं, जो सफल हैं, उनसे आपको मिलाया जाए, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और आपका इस पॉडकास्ट के बारे में क्या कहना है? ये पहला एपिसोड है हमारा, अब जरूर अपना राय रखिए। कुछ कमी हो तो वो भी आप हमें बताइए, उसको जरूर हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम फिरदौस गनी है और भाई का नाम इकराम है, जो कि हम दो एंकर के तौर पर इस पॉडकास्ट को संचालित कर रहे हैं। और आज का हमारा पहला गेस्ट इम्तियाज नसर जी है जो आए हैं, इसका बहुत बहुत वेलकम है, शुक्रिया। इस वीडियो को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत।